नमस्कार। अभिव्यक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि अभी तक आप देखते आ रहे हैं कि इस चैनल पर हम बात कर रहे हैं साहित्य और सिनेमा की, यानी सिनेमा जिसे हम सेकंड लिटरेचर कहते हैं। इस विषय पर बहुत सी बातें हुई, लंबी बातें हुई और अद्भुत जानकारियां हमें मिली। और जो जानकारी हमें दे रहे थे, सबसे पहले उनका स्वागत करना जरूरी है। तो ये हैं काशी के साहित्यकार, विद्वान, नाटकविद और फिल्म निर्माता, निर्देशक डॉक्टर गौतम चटर्जी। डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मेनका जी। डॉक्टर गौतम चटर्जी, अभी तक आपने जितनी जानकारियां दी, ऐसा लगता था कि उन जानकारियों को सुन के प्यास और बढ़ती गई। एक ज्ञान की जो जानने की जिज्ञासा थी वो और बढ़ती जा रही है। और मेरे ख्याल से ये अच्छा भी है कि हम जिस विषय के बारे में जितना जाने, और फिर जब आप जैसे विद्वान सामने हों, तब तो ये बिल्कुल सामान्य सी बात है कि हर कोई जानना चाहेगा कि इसके आगे क्या होता है, इसके बाद क्या होता है। तो शूटिंग के संबंध में भी आपने जानकारी दी, फिल्मों में शूटिंग कैसे होती है, और गाने का पिक्चराइजेशन कैसा होता है। और उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो हुआ था विजुअल पोइट्री का। पोइट्री या विजुअल पोइट्री, जब हम उस पर बात कर रहे थे, तो आपने बड़ी चतुराई से बिल्कुल आखिरी में ये बताया कि आपने भी पोइट्री पे फिल्में बनाई हैं, वो भी एक दो नहीं, करीब करीब 9-10। तो अ, मेरी जिज्ञासा अचानक से एकदम जाग उठी कि 9-10 फिल्में पोइट्री पे बन सकती हैं। तो फिर तो डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपसे ये जानना लाजमी हो जाता है कि आप बताइए, जिस चीज के लिए हम लोग सोच के केवल रह जाते हैं कि पोइट्री पे फिल्म कैसे बन सकती है, नॉवेल पे बन सकती है, कहानियों पे बन सकती है, और नाटकों पे बन सकती है, या किसी घटना का रिप्रोडक्शन हो सकता है, रियल घटना का। लेकिन पोइट्री पे फिल्म बनाना सचमुच एक सामान्य दर्शक के लिए तो असंभव सा लगता है। लेकिन आज हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि आपने ये असंभव कार्य कैसे किया और कौन कौन सी फिल्में बनाई। इसके बारे में भी हम विस्तार से जानना चाहेंगे। एक्चुअली अगर अ, ये अभिव्यक्ति जो श्रृंखला आपने शुरू की है, जी। उसके शुरू से ही अगर सारे एपिसोड्स को देखा जाए, जी। तो उसमें हमने इस विषय को प्रतिष्ठित करने की कोशिश की है कि हम्म। सिनेमा आर्ट जो है वो एक विजुअल पोएट्री है। हम्म। तो कई बार क्या होता है कि चीजें रूढ़ हो जाती हैं, किसी भी चीजों को कैमरे में रिकॉर्ड कर लेना जी। और उसको दिखाना। हम्म। अगर उसका कोई मतलब है तो उसको हम लोग डॉक्यूमेंट्री कहते हैं या वृत्त हम्म। चित्र कहते हैं। जी। अगर उसमें कोई कहानी है, फिक्शन है, तो उसे हम लोग फीचर फिल्म कहते हैं। हम्म। तो फीचर फिल्म और नॉन फीचर फिल्म, फिक्शन, नॉन फिक्शन, ये भी हम्म। लिटरेचर से ही आया है। फिक्शन और नॉन फिक्शन जब होता है तो सिनेमा में भी फीचर फिल्म और नॉन फीचर फिल्म हो गया, कैटेगरी बन गई फिल्म समारोह में। आम दर्शक उन फिल्मों को देखने जाते हैं नहीं, एक एक चीज जो पहले आप फिल्म, बताइए कि फीचर फिल्म और नॉन फीचर फिल्म ये किस आधार पे जो है डिवाइड करते हैं, मतलब इसका डिवीजन क्या जैसे है? फिक्शन जैसे फिक्शन और नॉन फिक्शन होता है लिटरेचर में। जी। फिक्शन का मतलब जिसमें कहानी होगी, हम्म। नॉन फिक्शन जो कि प्रोज होगा, जी। है ना। जी। जैसे मान लीजिए कि किसी की स्टोरी है, नॉवेल है, हम्म। नॉवेला है, हम्म। कहानी है, उपन्यास है, उपन्यासिका है। हम्म। निर्मल वर्मा की, मोहन राकेश की, तुर्गनेव की, चेखव की, बाल्जाक की, ये जी। फिक्शन हो गई। प्रेमचंद की फिक्शन हो गई। हम्म। लेकिन अगर प्रेमचंद कोई गद्य लिख रहे हैं, जी। विद्यानिवास मिश्र कोई गद्य लिख रहे हैं, ललित निबंध लिख रहे हैं, ये नॉन फिक्शन है। हम्म। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में जी। जब कैटेगरीज बनी है तो उसमें एक डॉक्यूमेंट्री सेक्शन की बनी है और एक हम्म। फीचर फिल्मों की बनी है, इसमें कहानियां हैं। तो कथा अच्छा। चित्र और वृत्त चित्र, तो जो हम्म। फिक्शन है जहाँ पर, उसको हमारे यहाँ कहा गया है कि फीचर फिल्म। और जी। जहाँ कथा नहीं है, डॉक्यूमेंट्री हम्म। है, उसको कहा गया है
नॉन फीचर फिल्म, लेकिन वो भी तो फिल्म ही है। जी, जी। अब क्या हुआ कि विश्व में कुछ ग्रेट मास्टर्स हुए हैं, हुँ, हुँ। उनके उनकी उपस्थिति से भी पहले जी। जो फीचर फिल्म देखने गया जिसमें कहानी होगी, हुँ, हुँ, हुँ। कहानी होगी, गाने होंगे, काफ़ी कुछ होंगे, है ना? मनोरंजन की चीज़ें। जी। लेकिन कुछ ग्रेट मास्टर्स ये ध्यान दिलाया कि जो मीडियम है, आर्ट, इस जो हुँ। आर्टिस्टिक मीडियम सिनेमा है, ये एक्चुअली विजुअल पोएट्री है। अच्छा। जैसे कि हमारे देश में कविता का संसार रहा हुँ। है ना? काव्य शास्त्र रहा है। अगर कोई शास्त्र भी बना तो कविता का बना। वो जी। गद्य का और निबंध का हुँ, हुँ। या चिट्ठियों का या यात्रा वृत्तांत का नहीं था, सिर्फ़ कविता का था, काव्य का। जी। काव्य होना और काव्य का फ़ॉर्म होना 2 अलग चीज़ है। मतलब अच्छा, एक कविता के फ़ॉर्म में कविता को लिखना और एक गद्य के फ़ॉर्म में कविता लिखना। अच्छा। गद्य के मतलब ये बात थोड़ा-सा हम क्लियर करिए कि मैं गद्य धीरे-धीरे के फॉर्म में। हाँ, मैं बता रहा हूँ, धीरे-धीरे बता रहा हूँ। हम लोग जी। 2023 से पीछे की ओर चल रहे हैं ना, जी, तो जी। 2023 में ये है कि हुँ। हम लोग के पास फ़ॉर्म्स हैं। हुँ, हुँ। फ़ॉर्म्स है का मतलब ये हुआ कि यात्रा वृत्तांत का फ़ॉर्म है, जी। ट्रैवेलॉग जिसे कहते हैं, हुँ, हुँ, है हुँ। ना? डायरी के रूप में लिखने का एक फ़ॉर्म है, डायरी का फ़ॉर्म है। जी। रिपोर्ट लिखने का एक फ़ॉर्म है, हुँ, हुँ। नॉवेल लिखने का फ़ॉर्म है, छोटा नॉवेल या नोवेला लिखने का फ़ॉर्म है, हुँ, हुँ। बड़ी कहानी या छोटी कहानी लिखने का फ़ॉर्म है और कविता लिखने और गीत लिखने का फ़ॉर्म है ना? जी, ठीक। जी। हुँ। अब क्या है कि कविता में क्या होता है इसलिए इसको कविता कहते हैं? क्या उस रूप को कविता कहते हैं या उसके भीतर में जो काव्यात्मक संवेदना, काव्यात्मक स्पर्श जी। और काव्य बोध है, उसे हुँ, कविता कहते हैं। अगर कविता की दुनिया में जाएँ, आम तौर पर जो भीड़ कविता पढ़ती है, अब हम लोग उससे एक स्टेप भीतर जा रहे हैं, गहराई जी, में, जी, जी, जी। है ना? तो हुँ, हुँ। ये कवियों ने फ़ील किया है, हुँ, हुँ। कविता के शास्त्रकारों ने फ़ील किया है और आम पाठक ने भी फ़ील किया है जी। कि जहाँ पर काव्य स्पर्श होगा, हुँ, हुँ। जहाँ पर काव्य बिंब होंगे, जहाँ पर काव्य रूपक होंगे, जी। जहाँ काव्यात्मक संवेदना होगी और जहाँ पर काव्यात्मक बोध होगा, हुँ, हुँ। यानी पोएटिक सेंसिटिविटी और पोएटिक सेंसिबिलिटी जहाँ होगा, जहाँ हुँ। पोएटिक टच होगा, पोएटिक ब्यूटी भी कह वो सकते हैं। पोएटिक ब्यूटी भी कह सकते हैं, हुँ, हुँ। अगर एस्थेटिक्स की ओर जाएँ तो। पोएटिक टच होगा, तो वो हुँ, हमेशा मिडास टच होगा। वो हुँ, हुँ। आदमी की हृदय को, पाठक के हृदय को छुएगा। बिल्कुल। ये धारणा हमारे यहाँ भारत में हुँ, शुरू हुँ। से आरंभ हुई थी कविता को लेकर। जी। इसलिए उन लोगों ने कविता के या लिखने पढ़ने के साहित्य के जितने भी फॉर्म्स हैं, हुँ, सबको हुँ। उन्होंने कविता। जी। 20वीं शताब्दी में क्या हुआ कि हुँ, लोग हुँ। कविता को गद्य के फॉर्म में लिखने लगे, तो उसको गद्य कविता कहा गया। कहने की अच्छा। कोई ज़रूरत नहीं थी। हुँ, हुँ। जैसे कि हुँ। हमारे यहाँ भवानी प्रसाद मिश्र ने कविता लिखी, हुँ, हुँ। कुँवर नारायण ने कविता लिखी, ठीक है? हुँ, हुँ। तो हम लोग उसको कविता के रूप में देखते हैं और निर्मल वर्मा ने गद्य लिखा, कहानियाँ लिखी, निबंध लिखे। हुँ, हुँ। विद्यानिवास जी ने निबंध लिखे। लेकिन आप इनको पढ़ेंगे जब, तो आपके पास काव्यात्मक स्पर्श होगा, अच्छा। काव्यात्मक सौंदर्य हो, पोएटिक ब्यूटी हो, है ना? हुँ, हुँ। हुँ। तो है ये भी कविता, लेकिन इसको कहानी के रूप में या निबंध के रूप में लिखा गया है। हुँ, हुँ। इसलिए भारत में जब आरंभ हुआ था साहित्य का, तो उसे एक ही शब्द दिया गया था, कविता। अच्छा। बाद में रूप के आधार पर बहुत सारे लोगों ने कहा मैं प्रयोग कर रहा हूँ, मैं गद्य कविता लिख रहा हूँ। लिखने की हुँ, ज़रूरत हुँ। ही नहीं है। आप हुँ। गद्य लिखिए, उसमें काव्य स्पर्श होगा, पोएटिक सेंसिबिलिटी होगी। जैसे कि मैंने निर्मल वर्मा के बारे में कहा। हुँ, ऐसे हुँ। आप चेखव की कहानी देखिए तो उसमें एक पोएटिक ब्यूटी आपको मिलेगी, अच्छा। ठीक है? ज़रूरी हुँ, नहीं हुँ। कि जॉन कीट्स की कविता ही कविता है। हुँ, उसमें हुँ। चेखव और तुर्गेनेव की जो कहानियाँ हैं, उसमें भी हुँ। पोएटिक फीलिंग है, ठीक? हुँ, हुँ। अब हमारे यहाँ जब साहित्य स्टार्ट हुआ और उसे काव्य शास्त्र कहा गया, कविता कही गई, हुँ, हुँ। रामायण महाभारत को काव्य कहा गया, हुँ, हुँ। महाकाव्य कहा गया, जयशंकर प्रसाद की कामायनी को खंड काव्य कहा गया, हुँ, है तो हुँ। काव्य ना। जी। जब इसको हम दिखा रहे हैं लोगों के सामने एक जगह हुँ, पर बुला करके, चाहे हुँ। गोल घेरे में, चाहे किसी स्पेस में,
या किसी ऊंचे स्पेस में, है ना। मान हम्म, लीजिए कि चारों ओर लोग खड़े हैं, तो जी। एक तो स्पेस ये हुआ, एक हम्म, हुआ कि लोग खड़े हैं, सामने वाला आदमी थोड़ी ऊंचाई पर हो जाए तो सबको दिखाई देगा। जी। इस तरह से मंच की अवधारणा हुई। तो जब हम्म, हम किसी भी वस्तु को, हम्म, कथा वस्तु को अगर हम दिखा रहे हैं, तो है तो वो काव्य ही। जैसे कि जी। मैंने अभी कहा, अब ये दृश्य काव्य हो गया, अब लोगों को दिख रहा है। हम्म, अभी तक शब्दों में पढ़ रहे थे, हम्म, अब ये चाक्षुष अनुभव हो रहा है। ठीक है। हम्म, तो तब से ये शब्द भी पहला भारत से इंट्रोड्यूस हुआ, हम्म, दृश्य काव्य। तो हम्म, काव्य जब नाटक का रूप लिया, हम्म, तब तो सिनेमा नहीं होती थी, बिल्कुल। तो वो दृश्य काव्य हुआ। हम्म, दृश्य काव्य को ही नाटक कहा गया, और हम्म, नाटक को हमारे यहाँ सबसे पहले रूपक कहा गया था। रूपक। नाटक नहीं कहा गया था, रूपक। अच्छा। जिसको आज हम लोग नाटक कहते हैं, स्टेज प्ले कहते हैं। प्ले का मतलब जो लिखा हुआ नाटक है, और ड्रामा का मतलब है जिसको मंचस्थ किया जा रहा है। हम्म, हम्म, प्ले और ड्रामा। तो जो लिखा हुआ नाटक है, यानी कि प्ले, हम्म, टेक्स्ट, उसे काव्य कहा गया। जब उसको दिखाया गया नाटक के रूप में, तो हम्म। दृश्य काव्य हुआ। इस दृश्य काव्य का नाम हुआ रूपक। रूपक तो फीचर कहलाया नाट्य फिर। रूपक कहा जाता है। फीचर कहलाया रूपक। रूपक फीचर को भी कहा जाता है, रूपक हाँ, मेटाफर को भी कहा जाता है। अच्छा, हाँ। हिंदी और में, हाँ। गहराई में हम जाएंगे तो देखेंगे नाटकों में मेटाफर का यूज होता है। हम्म, हम्म, जैसे मैं थोड़ी समय बाद आपको मैं बताऊंगा कि जब मैं शेक्सपियर का किंग लियर कर रहा था, तो हम्म। उसको नाट्यशास्त्र के अनुसार किया था। अच्छा, और उसमें मैंने एक रूपक लिया था, एक मेटाफर लिया, क्योंकि अच्छा। नाट्यशास्त्र के पर आधारित था। हम्म, नाट्यशास्त्र पर आधारित होने का मतलब ये है कि आप पूरी कहानी को, पूरे नाटक के लिए कोई एक हम्म, मेटाफोरिकल लैंग्वेज लीजिए, एक रूपक लीजिए, जी। है ना। हम्म, तो अब जब बात चल ही पड़ी है, तो मैं बता ही दूं कि किंग लियर करते समय मैंने हम्म। एक ग्रेवयार्ड बनाया था मंच पर, अच्छा। कब्रिस्तान। शमशान भी बना सकता था, लेकिन चूंकि भारत के बाहर की चीज है, वहां पर हम्म, बरियल होता है, जलाया नहीं जाता है, तो हमने हम्म, ग्रेवयार्ड बनाया। हम्म। हम्म, क्यों बनाया था कि किंग लियर की तीन बेटियां थी, ये कहानी बहुत मशहूर है। हम्म, और उसमें छोटी बेटी को बहुत प्यार करते थे राजा। और जब वो बूढ़े होने लगे, तो महामंत्री से उन्होंने सजेशन लिया कि मैं क्या करूं। तो महामंत्री ने कहा कि आप तीनों बेटियों में संपत्ति को, राज्य को बांट दीजिए, और हम्म, कभी बड़ी बेटी के पास रहिए, कभी मछली बेटी के पास रहिए, कभी छोटी बेटी के पास रहिए। हम्म, तो जब राजा तीनों बेटियों को बुला के संपत्ति का बंटवारा कर रहे थे, उनका मन हुआ, हम्म, पिता का मन होता ही है, जब पूछा जाए तो मुझसे कितना प्यार करती हो, जी। है ना। बिल्कुल। तो बड़ी बेटी और मझली बेटी फ्लैटर करने लगी, थोड़ी सी चापलूसी करने लगी, हम्म, ताकि हमको ज्यादा संपत्ति मिले, शायद ऐसा लालच का भाव आया। हम्म, हम्म, छोटी बेटी को ये बुरा लगा। हम्म, पिता को पता था कि छोटी बेटी सबसे ज्यादा प्यार करती है। जबकि हम्म, जब छोटी बेटी का नंबर आया, तो उसने बोला कि मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं अपने पति को प्यार करूंगी विवाह होने पर, या अपने बेटे को प्यार करूंगी संतान होने पर। हम्म, तो ये इंग्लैंड को बुरा लगा, और उन्होंने उनको संपत्ति कुछ दिया ही नहीं, और दोनों बड़ी बेटियों में बांट दिया। अच्छा। अब फिर उन्होंने सारे राजकुमारों को चुनौती दी कि अब कौन इसका हाथ पकड़ेगा शादी हम्म, करने की। कोई नहीं हम्म, आया। बाद में सबकी शादियां हुई। फिर ये जब बड़ी बेटी के पास गए, तो उनको वहां पर बहुत अप्रिय व्यवहार मिला, हम्म, बहुत खराब, बहुत बुरा। आदमी जब बुजुर्ग होने लगता है, तो छोटी जी। छोटी बातें भी खराब लगती है ना, उसका बिल्कुल, रिस्पेक्ट को बिल्कुल। लगता है। हम्म, अब वो उसको लगा कि मछली बेटी के पास जाए, क्योंकि बड़ी बेटी को लगा कि इतने सब लाव लश्कर के साथ पिताजी हमारे पास आ रहे हैं, इनको खिलाना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है। वैसे ही हम लोग हम्म, के घर में गेस्ट आ जाते हैं, तो सोचते हैं कि हम्म, इतना दिन तक ये कब जाएंगे। आने पर तो अच्छा लगता है, और उसी बिल्कुल। समय काम वाली बाई भी नहीं आती है जब कोई गेस्ट आता है। तो बड़ी बेटी के पास भी ऐसा ही शायद हुआ होगा। तो हम्म, उन्होंने निर्णय लिया कि मझली बेटी के पास जाएंगे। बड़ी बेटी ने उससे, उनके पहुंचने से पहले ही मझली बेटी को चिट्ठी लिख के बता दिया अच्छा, कि ये जा रहे हैं, ऐसा ऐसा होगा, तुम्हारे पास ये विपत्ति आ रही है। अच्छा। मंझली बेटी ने भी बुरा व्यवहार किया, तो घर में घुसने भी नहीं दिया। ये इनको बहुत शॉक जो लगा था, वो सदमा ऐसा पहुंचा हम्म, कि ये सचमुच में पागल जैसे हो गए। जंगलों में घूम रहे हैं, पेड़ों पौधों को बता रहे कि लुक आई एम किंग, मैं एक राजा हूँ भाई। हम्म, लेकिन ऐसा हुआ, दुख में उसी समय आक्रमण वगैरह भी राज्य में होते हैं। छोटी बेटी और उनका पति उनको काफी मदद करता है, लड़ाई लड़ी जाती है और सभी मर जाते हैं, राजा हम्म, भी और सारे लोग। अंत में ऐसा किंग लियर, ये कहानी। तो एक जो राज्य था, इतना वैभवशाली, जहाँ खुशियां थी, वो तो अब शमशान में बदल गया ना।
जी, बिल्कुल। मैंने ग्रेवयार्ड बनाया हम्म हम्म और वहां पर शुरू में ही मैंने पूर्व रंग नाट्यशास्त्र में होता है, हम्म इसमें पूरे नाटक का जिस्ट, नाटक हम्म, के बारे में एक शुरुआती सुर लगाया जाता है। तो अच्छा। संस्कृत नाटकों में करने की जो परंपरा रही आज भी वैसी हो रही, जो मुझे बहुत ही हास्यास्पद लगता है कि आप हम्म एकदम एक एक चीज जैसे नाटक में लिखा है उसको कर रहे हैं, लेकिन आपने इसका तत्वार्थ या सजेस्टेड मीनिंग नहीं लिया है। हम्म तो मैंने पूर्व रंग में दिखाया कि कई बीच बीच में ग्रेप्स बने हैं, अलग अलग कलर्स हैं, और ऊपर भी कोई चीज लग रहा है, वो पेड़ वेड़ है, रात का समय है। हम्म उसमें एक लड़की आकर के एक कब्र के पास कैंडल जला के चली जाती है। बाद में हम्म, पता चलेगा कि वही छोटी लड़की है और पिता की कब्र है। तब तक दोनों और बड़ी और मंझी लड़कियां भी आती हैं, वो कैंडल को बुझा के चली जाती हैं। बाद अरे। में पता चलेगा कि ये दोनों हम्म, बड़ी लड़कियां हैं। इस अच्छा ग्रेव में से राजा निकलता है और पूरा प्ले को नरेट करता है, किंग लियर जो नाटक शेक्सपियर ने लिखा है। अच्छा अच्छा। और उसके बाद वो पूरे उसके बाद फिर वो ग्रेव में लौट जाता है, ये हम्म, कह के कि मैं जब ये मेरे लिए एक वुम्ब है, जो ग्रेव है वुम्ब है, माँ का गर्भ है। हम्म, तो ये भी मैंने शेक्सपियर की कविता ली थी अच्छा। कि ये वुम्ब, हाँ, तो और इसमें से मैं आया इस दुनिया में, और मुझे जो ये दुनिया दिखी वहां पर प्रेम नहीं मिला। हम्म मैं फिर वापस लौट रहा हूँ इस उम्मीद में कि अगली बार कभी मैं आया तो मुझे हम्म प्रेम मिलेगा। और फिर उसे लगता है कि मैं रात में इतना बोल क्यों रहा हूँ, हम्म और यहाँ पर पेड़ों में जो चिड़ियाएं सो रही हैं, हम उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आके पहले ग्रेव ग्रेव में से धूल मिल झाड़ के सूखी पत्तियां और राज मुकुट का जो अंश पड़ा था हटा के फिर वहीं पर लेट जाता है ग्रेव के ऊपर। ये एंड होता है हमारे प्ले का। बीएचयू में ये हुआ था 2015, अंग्रेजी में किया गया था, शेक्सपियरियन एक्सेंट में किया गया था। ठीक हम्म, है। और इसका नाम था कि सॉन्ग ऑफ ए स्लीपिंग बर्ड। अच्छा तो जो चिड़िया सो रही हैं कब्रिस्तान के अंदर, उसमें से एक स्लीपिंग बर्ड खुद ये लियर भी है, तो हमने नाम अच्छा। ये दिया था। और हम्म, ये शेक्सपियर की मृत्यु के 400 साल स्टार्ट हो रहा था, तभी हम लोगों ने इसको किया था। तो हम्म ये जो प्ले था, विजुअल पोइट्री का रूप दिया, पोइटिक इफेक्ट भी दिया, इससे लोगों अच्छा। को अच्छा लगा, हम्म, है ना। बिल्कुल। लोगों को अब इसको अगर हम डीकंस्ट्रक्ट नहीं करते, क्योंकि उनके कोर्स में भी था जो हमारे साथ इंग्लिश डिपार्टमेंट के बच्चे थे, डीकंस्ट्रक्शन नाट्यशास्त्र, तो उनको पूरे प्ले को डीकंस्ट्रक्ट करना सिखाया, हम्म नाट्यशास्त्र के अनुसार करना सिखाया। वहां हम्म, पर वृत्ति होती तो मैंने आर्भटी वृत्ति लिया, पढ़ाया था पहले आर्भटी वृत्ति क्या होता है, फिर इसमें प्ले भी दिखाया। जी। इसमें शब्द कम होंगे, एक्शंस ज्यादा होंगे, है ना। हम्म पूरा नाट्यशास्त्र के अनुसार किया, तो ये रूपक लिया था। हम्म तो नाटक को हमारे यहाँ नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने रूपक कहा, जो दृश्य हम्म काव्य है। अब वो जो रूपक है, रूपक भी कई तरह के होते हैं, हो सकते हैं, उन्हें 10 बनाए थे, इसलिए इसको दश रूपक कहा गया है। इसमें हम्म, एक फॉर्म है नाटक। अच्छा अच्छा। आज हम लोग सबको नाटक कहते हैं और प्रयोग करने जाते हैं, पोइट्री का नाटक, किसी हम्म, कविता पर नाटक करना, कहानी का रंगमंच, ये पहले हो चुका है, सबको रूपक कहा गया है। और फिर बताया हम्म गया है कि नाटक, प्रहसन, भाट, प्रकरण, डिम, व्यायोग, अंक, वीथी, यामृग, ये बनाया गया है हम्म 10 तरह के रूपक, यानी 10 तरह के आज की भाषा में नाटक। और हम्म उस जमाने में जब कोई नाटक लिखता था, कालिदास हो या जो भी हो, वो हम्म उसमें नाटक के नाम के साथ ही लिख देता था कि ये हम्म, कौन सा फॉर्म है, माने रूपक का अच्छा। कौन सा फॉर्म है। तो हम हम्म लोग जानते हैं, आज हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम बोलते हैं, कालिदास ने ऐसा नहीं लिखा है। हम्म, कालिदास ने लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक, ये रूपक का नाटक फॉर्म है। अच्छा, रूपक उन्होंने करना। हाँ, लिखने के बाद ये टाइटल लिखा था। अच्छा अच्छा। आज भी हम लोग करते हैं मध्यम व्यायोग, भाष का लिखा नाटक, वो हम्म, नाटक का नाम मध्यम ही है, लेकिन कौन सा फॉर्म है, व्यायोग है। अच्छा, व्यायोग व्यायोग फॉर्म की है। कैटेगरी अच्छा अच्छा। फॉर्म है, रूपक के 10 रूपकों में से फॉर्म है, अभी हमने बताया ना हाँ हाँ कि हाँ, नाटक, प्रसन्न, भाग, प्रकरण, डिम, व्यायोग, व्यायोग एक शब्द है, तो अच्छा व्यायोग अच्छा। भी रूपक एक फॉर्म, ड्रामा को फॉर्म। अच्छा अच्छा। तो भाष ने लिख दिया है मध्यम व्यायोग। आज हम लोग अच्छा। मध्यम बोलेंगे तो लोग कहेंगे ये कोई नाटक ही नहीं है, तो हाँ मध्यम हाँ। व्यायोग बोलने से भी आदत पड़ चुका है। तो हम्म, वो व्यायोग है, व्यायोग की कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके अनुसार ही उसको लिखा गया है। जैसे उसमें अच्छा। जो फीमेल कैरेक्टर होगा हम्म, वो हमेशा सेकेंडरी होगा, वो हिडिंबा भीम और उनके बेटे को लेकर है, घटोत्कच को लेकर। अच्छा उसमें दो अच्छा। फीमेल कैरेक्टर्स हैं, वो बहुत ही गौण है। तो हम्म, ये व्यायोग में होगा, व्यायोग फॉर्म में लिखा गया है नाटक, ठीक है। अच्छा तो हम अच्छा। लोगों ने पूरी तरह से नाटक, पोइट्री, विजुअल पोइट्री समझ लिया,
तो जब बिल्कुल। सिनेमा का आविष्कार हुआ, हम्म तो सिनेमा में हम लोगों ने जब समाज में जो घटनाएं हैं उसको जब रिकॉर्ड करने लगे, डॉक्यूमेंट्री बनाए, ये तो हम्म बाद में आया। उसके पहले जब कहानियों पर बनने लगा और नरेट करने लगे कहानियों को, तो हमारे यहाँ कथा चित्र बना हम्म फिक्शन फॉर्म में। वो करते करते आज हम लोग 2023 तक आ गए हैं, है जी ना। जी। इसमें ग्रेट मास्टर्स का ध्यान गया कि हम्म ये इसके जो सिनेमाटोग्राफी जो फॉर्म है, ये हम्म आर्टिस्टिक मीडियम जो ये विजुअल पोएट्री एक्चुअली, वो पोएट्री के ज्यादा करीब, मार हम्म पीट और वीएचएस इफेक्ट के ज्यादा करीब नहीं है, ये हम्म पोएट्री के ज्यादा करीब है। इस पर उन लोगों ने फिल्म बनाई। जैसे मैंने तारकोवस्की का उदाहरण दिया था कि तारकोवस्की ने अपने पिता की कविताओं को लिया हम्म और उस पर मिरर फिल्म बनाई, है ना। और हम्म इस तरह से उन्हें विजुअल पोएट्री का संसार शुरू किया, बर्गमैन तारकोवस्की के सौ से होते हुए, जो पोएट्रिक सेंसिबिलिटी या पोएट्रिक ब्यूटी के साथ आगे बढ़ा। जी। हमने जब फिल्म बनानी शुरू की, तो हम्म हमने पहले एक अपनी सिनेमा के फॉर्म और लैंग्वेज ढूंढा। हम हम्म दुनिया को क्या दे सकते थे। मैंने देखा भारत में एक लैंग्वेज है ट्वाइलाइट लैंग्वेज। ट्वाइलाइट हम्म लैंग्वेज में अगर हम फिल्म बनाए तो ट्वाइलाइट फिल्म्स कहलाएंगी, ये हम दुनिया को दे सकते हैं। इस पर ही हम हम्म फिल्म बनाने लगे। तो सारी फिल्में ही मेरी पोएटिक फिल्म्स हैं और वो अच्छा। ट्वाइलाइट फिल्म्स हैं। हम्म साथ में उस पर भी हम लोग आगे बात कर सकते हैं, ट्वाइलाइट फिल्म्स क्या होती हैं। तो हम्म अब सिर्फ पोएट्री पर कविता ले करके, कविता के हम्म फॉर्म में जो कविता है उसको लेकर के भी हमने 20वीं हम्म शताब्दी के 10 कवियों को लेकर के 10 फिल्में बनाई, एक सीरीज। हम्म ठीक है। लेकिन उसकी लैंग्वेज है ट्वाइलाइट। मैंने मैं अच्छा, सभी 10 फिल्मों की? उन 10 फिल्मों की नहीं, सारे 200 फिल्मों की मैंने अब अरे तक करीब बाप रे। 200 फिल्में बनाई हुई है अच्छा। पिछले 10 सालों में। हम्म हम्म तो हम्म सारी फिल्मों में इस बात को इंट्रोड्यूस किया है कि ये भी एक लैंग्वेज हो सकती है फिल्म की, जो हम्म तारकोवस्की और किस्लोवस्की से आगे है। तो हम्म उसको मैंने टॉयलेट लैंग्वेज कहा है। जो टॉयलेट लैंग्वेज भारत में पहले से थी, उस पर हमने हम्म फिल्में पहली बार बनाई है दुनिया में, तो उसको मैंने टॉयलेट फिल्म्स कहा है। अच्छा अब अच्छा। उसका सारा टच ही पोएटिक है, जो पोएटिक फिल्म तो सभी है मेरी। हम्म। लेकिन पोएट्री जबकि आपने प्रश्न किया, वो लिखी हुई कविता के आधार पर भी 10 फिल्में हमने बनाई है, जो 20वीं शताब्दी के 10 कवि हैं। उनमें हम्म से ऐसे भी कुछ लोगों पर हमने बनाई है हम्म। जिनके जिनकी कवि के रूप में पहचान ही नहीं है। जैसे मार्शल प्रूस्त। अच्छा। मार्शल प्रूस्त को हमारे यहाँ प्रोज राइटर या फिक्शन हम्म राइटर के रूप में लोग जानते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने हम्म कविताएं भी लिखी हैं। तो मैंने मार्शल प्रूस्त की कविताओं पर भी फिल्म बनाई है, अच्छा। वो जो 10 फिल्में बनाई है ना। हम्म। इसके अलावा मैंने होर्हे लुई बोर्हेस की कविताओं पर फिल्म बनाई है। हम्म। रेनर मारिया रिल्के की कविताओं पर बनाई है, जी। जो कि 19वीं शताब्दी के अंत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में वो जर्मन पोएट थे। उनकी हम्म कविताएं पढ़नी चाहिए, लव पोएम्स टू गॉड, इस पर मैंने बनाई है। हम्म। हम्म। इसके अलावा मैंने ऑक्टेवियो पास की कविताओं पर फिल्में बनाई है, जो हमारे यहाँ पर मैक्सिको के राजदूत भी थे। और हम्म। उनकी कविता की एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है कि तुम अ, जैसे तुम रात में बारिश की बूंदों की आवाज को सुनती हो, वैसे तुम मुझे सुनो। इसमें अच्छा। एक जगह पर आता है, बहुत, हाँ, हम्म बहुत पॉपुलर हुआ था। हम्म तो ये इसी तरह से एक जर्नी ऑफ क्लाउड्स लिखने वाले हैंस मैग्नस एंजेसबर्गर, बहुत कम लोगों ने हम्म नाम सुना है। श्रीकांत वर्मा ने उनकी कविताओं का हिंदी में अनुवाद किया था पहली बार धर्मयुग में। हम्म उनकी कविताओं पर मैंने फिल्म बनाई है। फिर मैं भारत के कुछ कवियों को लिया हूँ। हम्म। इसमें रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविताएं हैं, श्री अच्छा। अरविंदो की सावित्री है। हम्म तो सावित्री पर मैंने बनाई, वो अब पूरी भी हो गई है। पहले तो एक एक कैंटो इसको लेके अच्छा, मैं हाँ, चल रहा था। सावित्री तो प्रिस्क्राइब्ड भी रहती कोर्स में भी। हाँ, वो मास्टर्स के कोर्स में इंग्लिश में रहता है, इंग्लिश विभाग में। सावित्री हम्म मैंने खुद पढ़ाया बीएचए में इंग्लिश डिपार्टमेंट में। जी जी। सावित्री के जितने भी कैंटोस थे, 3 या 4 थे। हम्म। तो रविन्द्रनाथ हो गए, श्री अरविंद हो गए 20वीं शताब्दी में। फिर मैंने हम्म, कुंवर नारायण की कविताओं पर फिल्म बनाई है, अपने जी। सामने। हम्म वो भारत और भारत के बाहर भी दिखाई गई है, करीब 1 घंटे की हम्म फिल्म है वो। हम्म इसमें कुंवर जी अपनी कविताओं को पाठ खुद ही कर रहे हैं, और मैं हम्म बीच बीच में एक एक बातें लिखता जा रहा हूँ विषय के तौर पर। हम्म मैं कुंवर जी की कविताओं पर मैं कैसे सोचता हूँ उसका एक एक लाइन लिख रहा हूँ, फिर मैं जी। उनसे प्रश्न कर रहा हूँ और वो साक्षात उसका उत्तर भी दे रहे हैं। और हम्म उस तरह से उनके जीवन का अंतिम इंटरव्यू भी हुआ। हम्म तो ये कुंवर जी पर मैंने बनाई कविताओं को लेकर। फिर मलयाली कवि हुए हैं ONV कुरु। मुझे उनकी अच्छा। कविताएं बहुत अच्छी लगती है। हाँ, पद्म विभूषण थे और डेथ भी हो चुके मलयाली हैं तो उनकी फिर कविताओं, मलयाली मलयाली में तो वो कवि हैं। मलयाली में लिखा हुआ?
हाँ, उसका मलयालम में लिखा होगा। ट्रांसलेशन हुआ है। अच्छा, नहीं, साहित्य ट्रांसलेशन। अकेडमी ने ट्रांसलेशन किया है, साहित्य अकेडमी से जुड़े थे। जी जी। अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ है, हिंदी में भी हुआ है। अच्छा अच्छा। समकालीन भारतीय साहित्य साहित्य अकेडमी की पत्रिका आती है। इसमें हम्म। भारत की हर भाषा में लिखने वाले कवियों की और हम्म। कथाकारों की कविताएं और कहानियां प्रकाशित होती है हिंदी में से। अच्छा। वो हमारे देश की साहित्य की सबसे बड़ी पत्रिका है। ये अच्छा। साहित्य अकेडमी से छपती है, सरकार की। हम्म। इसका नाम है समकालीन भारतीय साहित्य में समकाल में आज कहाँ क्या हो रहा है भारतवर्ष में। जी जी। उड़िया भाषा में कौन क्या रचना कर रहा है, मलयाली में क्या कर रहा है, तमिल में क्या कर रहा है, ये सब हम्म। उसमें हिंदी में छपती है अनुवादों में। तो ONV कुरूप की कविताएं को मैंने कविताओं को लिया, मुझे बहुत पसंद है। फिर हम्म। के सच्चिदानंदन जो कि दूसरे हमारे साउथ इंडिया की दूसरी हम्म। भाषा में लिखने वाले कवि हैं, मलयाली नहीं। हम्म। तो तमिल में, तो जी। उनको उनकी कविताओं को मैंने पर फिल्म बनाई थी। इस तरह से कविता के फॉर्म में जिन्होंने कविताएं लिखी हैं उन पर हम्म। मैंने 10 फिल्में बनाई, जो 20वीं शताब्दी के हुए हैं, और 5 भारत के बाहर। ये आपके हम्म। प्रश्न का उत्तर है। हम्म। अच्छा, ये बताइए बनाने कि का ढंग जो है वो हम्म, ट्वाइलाइट है, वो फिर आगे अगर आप जानना चाहेंगे नहीं, तो बता आपने सकते। ट्वेलाइट की बात जो की, तो आपके कुछ दूसरे व्याख्यानों में हम आपसे सुन चुके हैं कि इस संदर्भ में आप कबीर को आपने बहुत ज्यादा, कहना चाहिए कि लोगों को बताया कि कबीर क्या कहना चाहते थे। ट्वेलाइट भाषा में ही हम्म, कबीर ने अपनी बातें कही। तो जब आपने ट्वेलाइट भाषा में जब हम कबीर को पढ़ते हैं और सचमुच जब आपका व्याख्यान सुना, तो ऐसा लगा कि हमने कबीर को सही अर्थों में समझा ही नहीं, जब स्कूलों में पढ़ा तो भी और उसके बाद भी। जब आपका व्याख्यान सुना, उसकी बात कर रहे हैं हम, तो वो भाषा एक आम व्यक्ति के लिए तो सचमुच कठिन है समझने में। तो आपने ये ट्वेलाइट लैंग्वेज क्यों चुना, जबकि उसको समझने में आम व्यक्ति को सचमुच कठिनाई आती है। ट्वाइलाइट भाषा को कैसे सुना और हम्म। ट्वाइलाइट लैंग्वेज में मैंने फिल्म कैसे बनाई, जी, दोनों ही इस बातें, पर हाँ। हम लोग, अगर इस एपिसोड में समय कितना है मुझे नहीं मालूम, पूरा एक एपिसोड हो सकता है, लेकिन हम्म। उससे पहले शायद कम समय अगर बचा हो इस हाँ, एपिसोड में। इस एपिसोड में हमारे पास सिर्फ 8 या 9 मिनट बचे हैं, हाँ, तो शायद हम तो इस अपनी बात आठ या पूरी नौ नहीं। मिनट में नहीं, हाँ, तो मैं कोशिश करता हूँ। नहीं, हम ये चाह रहे हैं, तो आप 8 या 9 मिनट में केवल ये बताएं हमें कि आपने जो फिल्में बनाई, उसमें कभी कभी ऐसा होता है जैसे हम कोई कविता खुद लिखते हैं, बहुत सारी कविताएं लिखते हैं, पर उसमें से कोई एक खास कविता होती है जो हमको बहुत अच्छी लगती है, कि हाँ, ये लिख के बड़ी संतुष्टि मिली। भले इसको आम पाठक कम पसंद करे, या जब हम फिल्म भी बनाते हैं, निर्देशकों के साथ भी ये होता है कि उनसे पूछा जाता है कि आपको अपनी ही कौन सी फिल्म पसंद है, तो उनको भी कोई खास फिल्म बहुत पसंद होती है, किसी खास रीजन की वजह से पसंद होती है। तो उसी तरीके से जो आपने फिल्में बनाई विजुअल पोइट्री पे, अपने सामने तो मैंने आपकी फिल्म देखी है, जो कि सचमुच है ही अच्छी। अपने सामने को छोड़ के मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कौन सी फिल्म आपको ज्यादा पसंद है, अपनी बनाई विजुअल पोइट्री पे, और क्यों कौन पसंद है, सी फिल्म, ज्यादा कौन पसंद सी है फिल्म पसंद है, या कविताओं पर जो हमने फिल्में बनाई हैं हाँ, उसमें से कौन सी हाँ, कविताएं कविताओं पे। पसंद है? हाँ, कविताओं पे जो फिल्में एक्चुअली बनाई। ऐसी बात है कि जब मैंने कविताओं पर फिल्म बनाई तो कविताओं को मैंने चुना, हम्म। तो मैंने अपनी पसंद के आधार पर चुना। जैसे लेखकों की किताबें छपती, मेरी प्रिय कहानियां, मेरी प्रिय हम्म। कविताएं, होता है ना। जी तो जी। मैंने भी अपनी प्रिय कविताओं को चुना कि कुंवर नारायण की कौन कौन सी कविताएं मुझे पसंद है हम्म। ना। या मान लीजिए कि हैंस मैग्नस हैंसेसबर्गर की कौन कौन सी कविताएं मुझे पसंद है, जी। रील की कौन कौन सी कविता मुझे पसंद है। ये तो मैंने अपने अपनी सेंसिबिलिटी के आधार पर चुना। हम्म। लेकिन जो मैंने करीब बताया कि मैंने 200 फिल्में बनाई है, और उसको बताते हुए मुझे सब हमेशा संकोच होता है। अक्सर मैं यूट्यूब से हाइड भी कर देता हूँ कई कई फिल्मों को, नहीं नहीं, आपने इतना जो भी 10 क्या। फिल्में विजुअल पोएट्री पे अभी आपने जिनकी चर्चा की, उनमें से कुंवर नारायण जी की छोड़ के मैं पूछ रही हूँ। कुंवर नारायण जी की इसलिए और छोड़ नौ के जो पूछ, फिल्में हैं, हाँ, और और कुंवर जो नौ नारायण की फिल्में फिल्म, में से कौन सबसे अच्छी लगी। हाँ, क्योंकि हाँ, कुंवर नारायण जी उसमें की से फिल्में सबसे, तो अच्छी है ही हैं। वो तो हाँ, एक, बाकी जो वो 9 तो फिल्में हाँ, हैं उसमें सबसे यूनिवर्सल अच्छी ट्रुथ मुझे जैसी हो लगी गई। है। हाँ। हाँ, तो तो बाकी जो 9 फिल्में हैं इसमें सबसे अच्छी मुझे अगर लगी फिल्म बनने के बाद, हम्म। वो है सावित्री। क्योंकि वो मुझे कविता भी शुरू से पसंद है, वही मेरा मानक है, प्रतिमान भी है। उसी हम्म। से मैं दूसरी कविताओं को आंकता हूँ, परखता हूँ। हम्म। और फिल्म भी अच्छी बन पड़ी है, अब कंप्लीट हो गई है। हम्म। तो सावित्री फिल्म मुझे सबसे अच्छी लगी है। हम्म। और उसके बाद रिल्के की जो हमने कविता पर बनाई है, लव हम्म। पोएम्स टू गॉड, वो मैं मुझे सबसे अच्छी लगी है। 2 फिल्में मुझे सबसे पसंद है। अच्छा, और जो आपने जो 200 फिल्में बनाई हैं,
तो आपने बताया कि आपने सभी फ़िल्में पोएटिक उसमें बनाई हैं। तो फ़िल्म विजुअल बन पोएट्री है सब। हाँ, विज़ुअल पोएट्रीज़ पे बनाई हैं। तो जब आपने पहली फ़िल्म मेरे ख़्याल से आपकी यहाँ अमरीक है या कौन-सी है? विजुअल पोएट्री पर नहीं बनाई है, सभी मेरी विज़ुअल फ़िल्में फ़ॉर्म विजुअल में, पोएट्री है या हाँ, विजुअल पोएट्री फ़ॉर्म में वो सिनेमा फ़ॉर्म। है, हाँ, ट्वाइलाइट लैंग्वेज में। जैसे कि हाँ, तारकोवस्की की मिरर है, उसके आगे चलिए, मैंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। हाँ, हाँ। और इहामृग जो आप कह रही हैं, हुँ, इहामृग तो रूपक का 10 रूपकों में से एक फ़ॉर्म है, जो अच्छा भरतमुनि के ये हाँ। नाट्यशास्त्र में है। हुँ। और इहामृग नाम से मैंने एक फ़िल्म बनाई है, जो कि मेरी कविताएँ भी उसमें हैं। जी। अपनी ही कविताओं जो काशी पर है, आनंद हुँ। भैरवी, उसको भी मैंने इहामृग नाम से बनाई है। और हुँ, इस बीच एक छोटी-सी घटना ये घटी थी जी। कि अ, एक आर्टिस्ट हैं हुँ, अमेरिकन, उन्होंने आकर के भारत में एक आर्ट गैलरी क्यूरेट किया था 1 महीने के लिए। जी। और उन्होंने अमेरिका के 10 आर्टिस्ट को चूज़ किया था। कोई हुँ। पेंटिंग से, कोई स्कल्पचर से, कोई फ़िल्म से, कोई प्ले से। और जी। उनको कहा था कि आप अपने साथ भारत के 10 आर्टिस्ट का कनेक्शन बनाइए। अच्छा। है ना? जैसे ड्रामा का कोई अमेरिकन है तो हमारे भारत के ड्रामा से कोई, फ़िल्म हुँ। का है तो फ़िल्म से कोई। तो एक पोलिश व्यक्ति हैं, जो कि अमेरिका में रहते हैं, फ़िल्म हुँ। मेकर हैं, जिनका नाम है पावेल। अच्छा, पावेल भारत आए, उन्होंने मेरे साथ कनेक्शन बनाया और मेरे ऊपर फ़िल्म बनाई। अच्छा। ठीक है? हुँ। कि एंड द एंटायर सिटी इज़ ए स्टेज, ये उसका नाम है। ये भी हुँ। यूट्यूब में अब हो गया है। अब अच्छा, उसके बाद मुझे भी फ़िल्म बनाने को कहा गया, तो मैंने इहामृग बनाई। अच्छा। ठीक है? हुँ। अब क्या हुआ कि वो सारी सारी चीज़ों को उस आर्ट गैलरी में उसको डिस्प्ले किया गया। ये अच्छा। 2021 के नवंबर की बात है। हुँ। कुतुब मीनार के पास या कुतुब मीनार के सामने दिल्ली में एक आर्ट गैलरी है, बहुत रिच और बहुत बड़ी। हुँ। उसका नाम है ओजस आर्ट गैलरी। अच्छा। तो हुँ। ओजस आर्ट गैलरी में हम लोग गए, वहाँ हुँ। पर सारी जितनी भी कलाएँ, ये जो 10 कलाकारों की भारत की थी, उसको हुँ। डिस्प्ले की गई थी। जिसमें दोनों फ़िल्में साथ चली थी, जो पावेल ने मेरे ऊपर बनाई है, हुँ। सिटीज़ स्टेज, और जो मैंने इहामृग बनाई है, दोनों पास-पास चल रही थी और ये 1 महीने तक चली। करीब अच्छा। 12 नवंबर से स्टार्ट हुई थी, 8 ये तो क्या दिसंबर या दोनों 12 की थीम दिसंबर तक सेम चली। थी? इह अमृग और द सिटीज़ स्टेज? नहीं, हुँ। बिल्कुल नहीं। और वो जिसको मर्ज़ी वो ये देखे, जिसको मर्ज़ी वो देखे। नहीं, या जैसे दोनों कि फ़िल्मों आप एक की मॉल में थीम जाते हैं, अलग-अलग थी। बिल्कुल, वो मेरे ऊपर है कि मैं कैसे फ़िल्म बनाता हूँ। कि हुँ। अकेले एक आदमी आता है मोटरसाइकिल से, अपने कंधे पर ट्राइपॉड लेके और कैमरा लेके, उसके हुँ। बहुत सारे विद्यार्थी आ जाते हैं वहाँ पर, उस स्पॉट पर शॉट लेता है, शूट करता है 2 घंटे तक और फिर वो हुँ। सब चीज़ें खुद ही रखता है। फिर कंधे पर ट्राइपॉड लेता है, कैमरा लेता है, मोटरसाइकिल से चला जाता है। अकेला आदमी ऐसे हुँ। भी फ़िल्म बनाता है भारत में कोई। अच्छा, इस बात को बताने के लिए उन्होंने फ़िल्म बनाई। अच्छा ये तो इसके लिए बहुत पूरा सिटी एक स्टेज है। हाँ, सिटी इज़ ए हुँ। स्टेज। और मैंने जो इहामृग बनाई, वो हमने हुँ। एक खास तरह के विजुअल पोएट्री, खास ढंग की विजुअल पोएट्री बनाई, जो ट्वाइलाइट लैंग्वेज में बनाई। और उसमें सिनेमैटोग्राफिक इमेज को हमने कई हुँ। ड्रीम्स, माने ड्रीम्स की भी परतें होती हैं, तो हमने कई परतें लिए और उसको हुँ। हमने अ, 7 सुर लिए, षड, ऋषभ, गंधार, सारेगामा, पानी। उसमें हुँ। मैंने 2 मध्यम लिए और 1 छोड़ दिया। जैसे कोई अच्छा। राग होता है ना, 7 हुँ। राग ही नहीं होते हैं, कई 7 स्वर ही नहीं होते, कई स्वर होते हैं। हुँ। किसी में कोई स्वर है, किसी में कोई स्वर है, किसी में कोई स्वर तीव्र है, किसी में कोई जो है कोमल है, हाँ। कोमल है। तो हुँ। मैंने इसमें 2 मध्यम लिए थे, शुद्ध हुँ। और तीव्र, और 1 स्वर छोड़ दिया था, अच्छा। है ना? तो हुँ। वो इहामृग हमने इस तरह से बनाई थी और दोनों फ़िल्में इस ढंग से दिखाई गई थी, 2021 में अच्छा। प्रीमियर हुआ था। हुँ। इस हुँ। इस अंक में सबसे अच्छा ये लगा जान के कि आपके ऊपर भी फ़िल्म बनी है। ये वास्तव में हर अंक में कुछ न कुछ आप इतना नया बताते हैं, जिसको जान के मन एक एक कहना चाहिए ब्लिसफुल जो होता है स्टेट, उसमें पहुँच जाता है। एक अजीब आनंद की अनुभूति होती है। तो आपने आज जो विज़ुअल पोएट्री के बारे में जानकारी दी, अपनी फ़िल्मों की भी चर्चा की, उन सारी जानकारियों के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर गौतम चटर्जी। और हम अगले अंक में आपको पहले से बता दें कि ये जो आपने बड़ा कठिन सा विषय चुना है ना सिनेमा के लिए ट्वाइलाइट लैंग्वेज, तो उसको आप हमें सरल करके बताएँगे, ये क्या है और कैसे आपने इसको चुना और क्यों चुना? तो अगले अंक में दोस्तों हम अ,
काशी के विद्वान साहित्यकार, नाटकविद और फिल्म निर्देशक डॉक्टर गौतम चटर्जी से जानेंगे कि ट्वेलाइट लैंग्वेज क्या है, इस पे इन्होंने कैसे फिल्में बनाई हैं। तो आज यही हम विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन जानकारियों के लिए डॉक्टर गौतम चटर्जी। मेनका जी, मैं कृतज्ञ हूँ।